नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंद कहानी की इस कड़ी में। आपको मैं सुना रही हूँ मोहन राकेश जी की रचना मिस पाल। इस कहानी में अब तक आपने सुना कि रंजीत की अपनी पुरानी कलीग मिस पाल से 3 महीने बाद अचानक कुल्लू में भेंट होती है। अब आगे। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। अब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रात को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद के टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर, देखो। सड़क पर खुली धूप फैली थी और भेड़ों और पश्म के बकरों का रेवड़ हमारे आगे आगे चल रहा था। साथ 2 कुत्ते जीभ लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों को पहाड़ की तरफ धकेलने लगे। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। मिस अचानक परेशान हो उठी। ए भाई देखो, वह बच्चा नीचे जा गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया है, उसे उठा लाओ ए भाई। एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए व्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता हुआ कटता हुआ पानी शोर मचाता हुआ बह रहा था। सामने दरिया पार करने का झूला था। झूले की चरखियां घूम रही थी, रस्सियां इकट्ठी हो रही थी और झूला 2 व्यक्तियों के लिए हुए इस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों आदमी ही करके हंसने लगे, जैसे किसी को चिढ़ा रहे हों। फिर उनमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और वह व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गए। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाइयों में फैल गई। जो व्यक्ति उधर उतरे थे वे उस किनारे से फिर एक बार जोर से हंसे। तभी झूला खींचने वालों में एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आ गया। वह ऐसे बात करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना हो घटी हो। मिस साहब, यह वही सुदर्शन है जिसने आपके कुत्ते को कुछ खिलाया था। यह अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और चीखने का उस पर उतना असर नहीं हुआ था जितना उस लड़के की बात का हुआ था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज खुश्क हो गई। यह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब। तुम पोस्टमास्टर को बताना, वे अपने आप इसे ठीक कर लेंगे। मिस साहब, ये हमसे कहता है कि यह मिस साहब, तुम इस वक्त जाओ, अपना काम करो। मिस पाल उसे छिड़क कर बोली। पोस्टमास्टर से कहना, वे इसे 1 दिन में ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब, जाओ, फिर कभी इधर मत आना। लड़के की बात समझ में नहीं आई कि मिस साहब से बात करने में इस समय उससे क्या अपराध हुआ है। वैसे लटकाए हुए चुपचाप वहां से लौट गया। कुछ देर हम वहीं रुके रहे। वो जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी लाइन को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारे जैसे सफेद बादलों के बीच खिंची हुई लकीर सी लगती थी। दरिया की दोनों तरफ पुल के सलेटी खंबे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़कर थोड़ी थोड़ी मिट्टी दरिया में गिर रही थी। मैंने उधर से आंखें हटाकर उसकी तरफ देखा। मिस पाल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाहती थी कि झूले वाले लड़के की बात कर मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आगे चले? मुझसे आंख मिलते ही उसने पूछा। हाँ चलो। वो उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझे बताने लगी कि वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास हैं। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने उसे कुछ खिला विला दिया है। ये अनपढ़ लोग हैं, मैंने इनकी बातों का विरोध भी नहीं किया। ये लोग अपने अंधविश्वास 1 दिन में थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इस चीज में जाने अभी कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ है या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया था और चुपचाप उसे उछालने लगा था। काफी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वह खामोशी मुझे अटपटी सी लगने लगी तो मैंने उससे वापस घर चलने के लिए कहा। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीरें ही देखी जाएं। मैंने कहा, इन 3-4 महीनों में तो तुमने काफी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर 1-1 प्याली चाय पीते हैं, वो बोली। सचमुच इस समय मैं चाय के गर्म प्याली के लिए जिंदगी की कोई भी चीज कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर से चलने से पहले ही 1-1 प्याली पी लेते, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया।
कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पाल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक इम्पॉर्टेंट है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही वो चाय बनाने में बिजी हो गई। वह आते हुए काफ़ी थकी हुई लग रही थी, क्योंकि ज़रा सी चढ़ाई चढ़ने में ही उसकी सांस फूलने लगती थी। मगर वह ज़रा देर भी सुस्ताने के लिए रुकी नहीं। चाय के लिए उसकी हेतेजाई मुझे बहुत अटपटी सी लगी, शायद इसलिए कि मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। वो इस तरह चम्मचों और प्यालियों को ढूंढने के लिए परेशान हो रही थी जैसे उसके 10 मेहमान चाय का इंतज़ार कर रहे हों और उसे समझ ना आ रहा हो कि कैसे जल्दी से सारा इंतज़ाम करे। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस जिस तस्वीर पर भी मेरी नज़र पड़ी मुझे लगा वह मेरी पहले की देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थी तो जो मिस पाल पंजाब के एक मेले से बनाकर लाई थी। वह अजीब अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार पपतियाँ कसते रहे थे। जाने क्यों वो अपने चित्रों के लिए हमेशा ऐसे ही चेहरे चुनती थी जो किसी न किसी रूप में भयानक हों। मैंने सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। 2 एक अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज़ दिखाई नहीं दी। मैंने रसोई में जाकर उससे पूछा कि उसकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अजी छोड़ो भी, वो कब्ध होती हुई बोली। चाय पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन मैं बता रहा था कि हाँ, कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर देवता वर्षा नहीं देता तो उसे हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। है नहीं मजेदार बात? जो देवता तुम्हारा काम ना करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रंजीत, यहाँ लोगों में इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक जैसे कौरवों पांडवों के जमाने में ही जीते हैं। आज के जमाने से इनका कोई संबंध ही नहीं है। और एक बार उड़ती नज़र से मुझे देखकर वह चीनी ढूंढने में बिजी हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी और अभी न जाने कहाँ रख दी। देखो कैसी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। मेरा तो बस एक ही इलाज है कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे। यह भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ? तुमने यहाँ कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू कर रखी हैं पर अभी तक पूरी नहीं कर सकी। मिस पाल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने की कोशिश करती हुई बोली। अब किसी दिन लगकर सबकी सब तस्वीरें पूरी करूंगी। तारपीन का तेल भी खत्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही थी कि मंडी जाकर कैनवस और रंग भी ले आऊं, पर यूं ही आलस कर जाती हूँ। कुछ ड्राइंग पेपर भी जिल्द कराने हैं। अब जाऊंगी किसी दिन और सारे काम एक साथ ही कर आऊंगी। बात करते हुए मिस पाल की आंखें झुकी जा रही थी जैसे वह अपने ही सामने किसी चीज के लिए अपराधी हो और लगातार बात करके अपने अपराध के अनुभव को छुपाना चाहती हो। मैं चुप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ वैसी उदासी भरने लगी जैसे एक निर्जन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन में भर जाती है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। वो पल भर बाद फिर उसी तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितनी चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वे पर्दे यहाँ वैसे के वैसे ही बक्स में बंद पड़े हैं। मेरा लगाने को मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही तरखान से कहकर पर्दों के लिए चौखटे बनवाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी घर में रखना ही चाहिए। बिस्कुट, मक्खन, डबल रोटी और अचार का होना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो चीज़ें कुल्लू से मिल जाती हैं वे तो मैं लाकर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दी तो भी मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट भरने लगा। मेरे मन को उस समय इस तरह की जड़ता ने घेर लिया था। कहाँ उसके बारे में दिल्ली के लोगों से सुनी हुई सब बातें और कहाँ उसके जीवन की यह एकांत उदासी, अकेलापन। ट्राउट मछली। मिस पाल की सारी परेशानी के बावजूद उस दिन उसे ट्राउट नहीं मिल सकी। पोस्टमास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिस पाल की बहुत बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालिकिन का चौकीदार बाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपनी छड़ी पॉलिश कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं। मकान मालिकिन के बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी मगर उसके प्रति ने उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी मछली मिस पाल को नहीं दे सकती थी। हाँ, पोस्टमास्टर ने फ्रेंच बीन जरूर भेज दिए, चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिस पाल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जैसे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय वो बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रंजीत,
हर लिहाज से मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियां निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा। वह सर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। 12 या 13 की रात होने से आकाश में 3 तरफ खुली चांदनी फैली थी। प्यास की आवाज वातावरण में गूंज पैदा कर रही थी। पेड़ों की सरसराहट के अलावा मैदान की घास से भी एक धीमी सी सरसराहट निकलती महसूस होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिस, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? चावल थोड़े खराब हो गए तो इसमें इस तरह उदास होने की क्या बात है? मिस पाल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही, जैसे उसमें कोई चीज ढूंढ रही हो। मैं सोचती हूँ रंजीत, मेरे जीने का कोई भी अर्थ नहीं है। और वह मुझे अपने बचपन के जीवन की कहानी सुनाने लगी। उसे बहुत बड़ी शिकायत थी कि शुरू में अपने घर में भी उसे जरा भी सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने माता पिता का प्यार भी उसे नहीं मिला। उसकी अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से 15 साल पहले वह अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी। सोचो, माँ को मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। पिताजी को मेरे म्यूजिक से चिढ़ थी। वे कहा करते थे मेरा घर घर है, बाजार नहीं। भाइयों का जो थोड़ा बहुत प्यार था वह भी भाभीियों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी कितनी मुश्किल से अपने आप को बचाया है, मैं ही जानती हूँ। तुम सोच सकते हो कि एक अकेली लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने को मन था, वहाँ की कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि मैं सोचती थी कि मर्द की पशु शक्ति के सामने मैं अकेली क्या कर सकूंगी। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसी बुरी बुरी बातें किया करते थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ के एक एक आदमी से नफरत है। वे तुम्हारे बुखारी और मिर्ज़ा और जोरावर सिंह। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक भी चाय भी पीना पसंद नहीं करती। तुम्हें याद है एक बार जब जोरावर सिंह ने मुझसे कहा था? और फिर वह दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वह फिर से उसी माहौल में जाकर खामखा अपना गुस्सा भड़का रही है, तो मैंने उससे फिर कहा कि अब है दफ्तर के लोग के बारे में ना सोचे, अपने म्यूजिक और पेंटिंग्स की बात ही सोचे। तुम यहाँ रहकर कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी करना। जब लोग तुम्हारी चीजें देखेंगे और तुम्हारा नाम सुनेंगे तो अपने आप तुम्हारी कदर करेंगे। ना, मैं प्रदर्शनी और दर्शनी के किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। वो उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली। तुम जानते ही हो इन सब चीजों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपए हैं जिनसे मेरा काफ़ी दिन गुजारा चल जाएगा। जब ये रुपए चुक जाएंगे तो। और फिर जैसे कुछ सोचती हुई चुप कर गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिस पाल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, अभी वक्त आए तो सही। बादल ऊंचा उठ रहा था और हवाओं में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर में बार बार सिरहन भर देती थी। साथ के कॉटेज में रेडियो पर वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा था। उससे आगे के कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिस पाल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि होशियारपुर में उसने भृगु संगीता से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह शाप है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इसका कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वह एक सुंदर लड़की थी और नाच गाने में आदि कलाओं में बहुत कुशल थी। उसके पिता बहुत अमीर थे और वह उनकी अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत घमंड था, इसलिए मैंने अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसलिए मुझे अब यह शाप है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में ही वह वहाँ के लोगों के अंधविश्वासों की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिस पाल भी बोलते बोलते चुप कर गई और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गई। उसके लिपस्टिक से रंगे हुए होठों की तह में जैसे उस समय कोई चीज कांप रही थी। काफी देर हम लोग चुप बैठे रहे। बादल ने चांद को छा लिया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो रहा था। अचानक साथ के कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहरा लगने लगा।
मिस पाल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं कुर्सी पीछे सरका कर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफ़ी हो गई है, मैंने कहा, इसलिए अब चलकर सो लिया जाए और बातें अब सुबह होंगी। हाँ हाँ, वो भी अपनी कुर्सी से उठती हुई बोली। मैं भी चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ। तुम जाओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ? हाँ, बरामदे में ही बिछा दो, अंदर काफ़ी गर्मी होगी। देख लो, रात को ठंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली के बाहर देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आया सा लगता था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जाला हवा से हिल रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज़ कुतर रहा था। अंदर कमरे से बार बार करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दे जाती। रंजीत, अंदर से आवाज़ आई तो मेरे सारे शरीर में एक सिहरन भर गई। जी, मैंने बोला। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं, बल्कि हवा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। पानी की बौछार मेरे बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली। बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी थी, इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नजर आ रही थी। बिस्तर बिछाते समय मिस पाल को घर की काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तिपाई औंधी पड़ी थी और उससे ज़रा आगे तस्वीरों के कुछ एक फ्रेम रास्ते में गिरे थे। सामने को कोने में मिस पाल के ब्रश और कपड़े एक ढेर में उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई फिर चिरमिराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की धप धप आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सुराही से चुल्लू में पानी पीने की आवाज़ आने लगी। रंजीत? जी, मैंने बोला। प्यास तो नहीं लगी? नहीं। अच्छा, सो जाओ। कुछ देर मुझे लगता रहा जैसे मेरे आसपास एक बहुत तेज़ सांस चल रही है और धीरे धीरे दबे पैरों सारे माहौल पर अधिकार करती जा रही है और आसपास की हर चीज़ अपने पर उसका दबाव महसूस कर रही है। पानी की बौछार कुछ धीमी पड़ने लगी तो मैंने फिर से जाली की तरफ करवट बदल ली और पहले की तरह ही बाहर देखने लगा। तभी पास ही छन्न से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। क्या गिरा है रंजीत? अंदर से आवाज़ आई। पता नहीं, शायद किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया है। सचमुच में यहाँ चूहों से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं चुप रहा। अंदर की चारपाई फिर चिरमिराई। अच्छा, सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह वर्षा थम गई, मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी उससे कोई ख़ास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी वो अधूरे अधूरे टुकड़ों में ही बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब अगली बस से चला जाऊंगा, तो उसने एक बार भी मुझसे रुकने के लिए जोर नहीं किया। यूँ नॉर्मल सी बातचीत में भी वो काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हो। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। मैं जैसे बात ना करने के लिए अपने ही छोटे छोटे कामों में बिजी हो रही थी। मैंने दो एक बार उससे हल्के से मजाक करने की भी कोशिश की, जिससे टेंशन थोड़ी दूर हो जाए और मैं उसे ठीक से विदा ले सकूं, मगर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा, तुम्हें सब चलने की बात की जाए, आखिर मैंने कहा। तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू के तक साथ ही चलोगी, तो अच्छा होगा तुम आज भी वहाँ से अपना सारा सामान भी ले आओ। बाद में तुम फिर आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी। किसी दिन जाकर जो जो कुछ लाना है सब ले आऊँगी। और फिर बरामदे में बिखरे हुए कपड़ों को बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है, इसलिए आज नहीं जाऊँगी। कल या परसों किसी समय देखूँगी। लाने के लिए कितनी ही चीज़ें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोच समझ कर लाना चाहिए। आज घिरा हुआ दिन है, इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या, घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे समझाने की कोशिश की। तुम मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डिब्बे कहाँ रखे? कोई बड़ा थैला हो तो वह भी साथ में ले लो। फुटकर चीज़ें उसमें आ जाएंगी। यहाँ से जो भी बस मिलेगी उसमें हम लोग साथ साथ चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे की बस पकड़कर आगे चला जाऊँगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बसें मिलती रहेंगी। मैं जानबूझकर इस तरह बात कर रहा था जैसे उसका साथ चलना निश्चित ही हो। हालांकि मैं जानता था कि वह टालने का पूरा प्रयास करेगी। वो इधर से उधर जाती हुई ढूंढ ढूंढ कर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी
उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बातें उसे बिल्कुल बेकार लग रही हों और वह जल्द से जल्द अपनी शांति में लौट जाना चाहती हो। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। 2-2 सीटें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर कुछ भी मुझे लाना है ले आऊंगी। और जैसे अचानक कोई काम याद आ जाने से वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वह दुपट्टा लिए हुए कमरे से बाहर आई। दुपट्टे को टिड्डियों ने काट लिया था। उससे जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से ही चेहरा सख्त किए हुए उसे एक तरफ कोने में फेंक दिया और किसी तरह मुश्किल से बोली, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है मुझे तो अकेली को ही 2 सीटें चाहिए। ये सब बहाने तुम रहने दो। एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी में मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि वे डिब्बे कहाँ रखे हैं। मिस पाल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी बात का कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, तुम बैठो, मैं भी ढूंढती हूँ, उसने कहा और आंख बचाती हुई रसोई में चली गई। पहली बस में सचमुच हम लोगों के लिए जगह नहीं मिली। ड्राइवर ने बस वहां रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया कि बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कह कहा कर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुंचे, क्योंकि रात की बरसात से एक जगह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी। हमारे कुल्लू पहुंचने के लगभग साथ ही साथ 12 बजे की बस भी मनाली से आ पहुंची। 11:15 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपने सामान का पता किया, फिर बाहर मिस पाल के पास आ गया। उसने खाली डब्बे अपने हाथों में संभाल रखे थे। मैं डब्बे उसके हाथों से लेने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे हटा ली। चलो पहले बाजार में चलकर तुम्हारा सामान खरीद ले, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, तुम्हारी बस आ गई है, तुम्हें इसमें चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूंगी। तुम्हें इसके बाद फिर किसी जगह बस में नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से ही भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और यहाँ खराब होगा। दिन खराब होने की क्या बात है? पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली, मैं तुम्हारे साथ लौट चलूंगा और कल किसी बस से चला जाऊंगा। मुझे वापस पहुंचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तुम चले जाओ, वो हट के साथ बोली। अपने लिए खामखा मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? अपना सामान तो मैं जब भी ले सकती हूँ, मगर मुझे लगता है आज तुम ये डब्बे इसी तरह लिए हुए लौट जाओगी। अरे नहीं, इस पाल की आंखें उमड़ आई और अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती? अगर ना करती तो ये इतना शरीर ऐसे ही हो जाता। लाओ पैसे दो, मैं तुम्हारा टिकट ले आती हूँ। देर करोगे तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करते हो? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा। मैंने तुमसे कहा है ना, तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारा टिकट ले आऊं। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से खराब हुआ था। मैं फिर तुमसे पैसे किस लिए मांग रही हूँ? मैं डिब्बे वहीं रखकर झटपट टिकट घर की तरफ बढ़ गई। रुको, मैंने उसी उधेड़बुन में अपना बटुआ जेब से निकाल लिया। तुम रुको, मैं भी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकाल कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय न जाने कैसा हो रहा था, फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिया। वो तब तक टिकट घर के सामने ही खड़ी हुई थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई थी और बहुत से बच्चे बस्ता लटकाए सुल्तानपुर की पहाड़ी से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारियों को देखने के लिए वहां आसपास जमा हो रहे थे। वो उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहनी थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थे। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता था। बच्चे एक दूसरे से आगे होते हुए टिकट घर के नजदीक जाने लगे। वो टिकट घर की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से आवाज लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आसपास खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भारी मन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सबके सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे और आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उससे मिस पाल का ध्यान खामखा ही उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ से आते हुए लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चों की खुसर पुसर मेरे कानों में पड़ती रही। 2 लड़कियां बहुत धीरे धीरे आपस में बात कर रही थी। आदमी है? नहीं, औरत है। तू सिर के बाल देख।
बाकी शरीर देख, आदमी है। तू कपड़े देख और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों आओ, पास आकर देखो। उसकी आवाज़ से मैं जैसे चौंक गया। वो टिकट खिड़की से टिकट लेकर हट गई थी। बच्चे उसे आते देखकर आ गई कहते हुए भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क के उस तरफ जाकर फिर जोर से आवाज़ लगाई। कमाल है भाई, कमाल है। वो सड़क पर आकर कई कदम बच्चों के पीछे चली गई। आओ बच्चों, यहाँ हमारे पास आओ। वह कहती रही, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, टॉफियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चे पास आने के बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पाल कुछ देर सड़क के बीच रुकी रही, फिर लौटकर मेरे पास आ गई। उस समय उसके चेहरे का भाव बहुत अजीब सा लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू नीचे नहीं गिर रहे थे और उन्हें झुठलाने के लिए एक फीकी हंसी की कोशिश कर रही थी। उसने अपने होठों को जाने किस तरह काटा था कि एक आध जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी। उसकी घिसी हुई कमीज की सिलाई ने कंधे के पास से खुल गई थी। खूबसूरत बच्चे थे नहीं? उसने आंखें झपकाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरह भारी हो गया है। उसके बाद मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझसे क्या कह रही है और मुझसे क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आंखों और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा। मुझे इतना याद है कि मैंने उसको टिकट के पैसे देने की कोशिश की, मगर वह पीछे हट गई और मेरे बहुत कहने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। मगर किस बेहोशी की हालत में हम लोगों के बीच अब तक बातचीत का सूत्र बना रहा, यह मैं नहीं जान सका। मेरे कान उसे बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु वे जैसे दूर की आवाज़ें थीं, अस्फुट, अस्पष्ट और अर्थहीन। जो बात मैं ठीक से सुन सका वह यही थी, और वहाँ जाकर रंजीत, दफ्तर में मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? तुम्हें पता ही है कि वे लोग कितने ओछे हैं। बल्कि अच्छा होगा तुम किसी और को यह भी ना बताओ कि तुम यहाँ मुझे मिले थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ जाने या समझे, समझे? बस तब स्टार्ट हो रही थी और मैं खिड़की से झांक कर उसको देख रहा था। बस चली तो वो हाथ हिलाने लगी। दोनों खाली डब्बे वह अपने हाथों में लिए हुई थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ने तक हिलते हुए खाली डब्बों को ही देखता रहा। ये कंठ भी बस यहीं तक था। कहाँ जाओगे भाग के इस दुनिया से, कहाँ जाओगे भाग के इस दुनिया से, लड़ो इसके बीच रहकर, अगर सचमुच जीना है तुमको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार।